इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का शंकर आईएएस से हमारा सेशन चल रहा था। तो ये जो लेक्चर होगा हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर होगा। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस प्रोस्पेक्टिव्स। और यहाँ से यूपीएससी में तो ठीक है, लेकिन यूपी पीसीएस में भी और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से सवाल पूछता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। तो फर्स्ट इज द व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आखिर में कहते किसको हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कितने टाइप का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कितने टाइप्स के क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, हम इसको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सपोज कोई स्पीसीज है, कोई एनिमल है और उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो वो जहाँ पे रहता है उसके नेटिव प्लेस पे या उसको उठा के कहीं और पे प्रोटेक्ट कर देना, मतलब होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर देना जो है वो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सपोज एक फॉरेस्ट है और यहाँ पे टाइगर्स रहते हैं और टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है, और टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है तो उसके पहले टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है तो उसके पहले पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट जब करेंगे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बाद फिर जाके टाइगर प्रोटेक्ट होगा। लेकिन सपोज कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का टाइम ही नहीं बचा है और टाइगर बहुत तेज़ी से किसी वजह से डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या मर रहे हैं, तो उनको उठा के किसी न्यू एरिया में ले जाके शिफ्ट कर देना, किसी न्यू फॉरेस्ट में ले जाके शिफ्ट कर देना भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर में आता है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड को देखे कंजर्वेशन का। एक मेथड तो जहाँ पे टाइगर है उसको उसी प्लेस पे कंजर्व कर देना, दूसरा मेथड कि टाइगर को कहीं और प्लेस पे ले जाके वहाँ पे कंजर्व करना। तो टाइगर को उसी प्लेस पे कंजर्व कर देना जहाँ पे वो है, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और टाइगर को किसी और प्लेस पे ले जाके कंजर्व करना जहाँ पे टाइगर्स जो है नए प्लेस, जो नया फॉरेस्ट है, नया एरिया है, ऐसे प्लेस पे ले जाके कंजर्व कर देना, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। तो हमेशा जैसे एग्जाम्पल में पीसीएस हो गया या यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कोई नेशनल पार्क दे दिया, बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दिया, बायोस्फीयर रिजर्व दे दिया और नेशनल पार्क बॉटेनिकल गार्डन पूछ लिया, कौन इक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, कौन इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो ये तो बहुत सिंपल थिंग है, ये बहुत सिंपल थिंग है कंजर्वेशन का, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक जो अगर सवाल पूछेगा तो ये सबसे बेसिक सवाल है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है, ये प्रीलिम्स में भी सेंटेंसेस बना के पूछ सकता है या तो फिर ये मेंस में लिखने को दे देता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जो बेनिफिट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, एक तो है कि अगर किसी भी एक बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करते हैं तो उसमें रहने वाले पूरे फूड चेन, फूड वेव, जिस तरीके से एनिमल टू एनिमल, प्लांट टू एनिमल और जो है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो सारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि फूड चेन और फूड वेव प्रोटेक्ट हो जाएगा। और दूसरे जो है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल की प्रिजर्व हो जाएगी। अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मान लो कि नई स्पीसीज बनी, नई एनिमल्स बने, प्लांट्स बने, लेकिन वो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, इसलिए अगर प्रिजर्व करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल का भी प्रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होगा, कि अगर आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हो और बहुत इजीली, बहुत स्लो उसको यूटिलाइज करते हो तो उसका यूटिलाइजेशन जो है सस्टेनेबल होगा, बहुत लॉन्ग लाइफ होगा और बहुत धीरे धीरे ख़त्म होगा, ठीक है। और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है सस्टेनेबल और पोटेंशियल एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है। अगर पोटेंशियली इसको यूज़ करें, इफेक्टिवली यूज़ करें, इफेक्टिवली इसको प्रोटेक्ट करें तो ये एक पोटेंशियल रिसोर्स है जो कि धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो ये हमने देखा कि कुछ बेनिफिट क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। नेक्स्ट जो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन सीटू कंजर्वेशन पहले हम जानते हैं कि इन सीटू है क्या, हमने उसको देख लिया कि इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स ऑन साइट कंजर्वेशन, मतलब जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे कंजर्व कर देना इज कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन का जो फीचर्स हैं कि ये एक तो इकोलॉजिकली यूनिक होता है, दूसरे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होता है और ये लीगली प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड लीगली मतलब कि अगर इसमें कोई इलीगल वर्क होता है तो इस पर एक्शन लिया जा सकता है, एक्शन बाय द गवर्नमेंट और बाय द अथॉरिटी, ठीक है। तो इकोलॉजिकली यूनिक, बायोडाइवर्सिटी रिच और द लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हम देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरी है,
रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड एरियाज है और नेचर रिजर्व्स है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल हैं जो है कि इन सिटू कंजर्वेशन के। तो इंडिया में टोटल अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये डायरेक्ट फैक्ट तो नहीं पूछेगा जो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कितने जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस में। तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 104 नेशनल पार्क हैं और 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो क्या फ़ायदा होता है इन सिटू कंजर्वेशन का? तो फ़ायदा ये है कि अगर प्लांटेशन है, कोई कल्टीवेशन है, ग्रेजिंग है, फेलिंग ट्रीज है, हंटिंग है, पोचिंग प्रोहिबिटेड होता है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी में। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि डिस्ट्रॉय करती है होल इकोसिस्टम को, जो कि डिस्ट्रॉय करती है होल बायोडाइवर्सिटी को, ऐसी एक्टिविटी चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे कल्टीवेशन हो, चाहे ग्रेजिंग हो, फेलिंग हो ट्रीज का, हंटिंग हो, पोचिंग हो, सारे के सारे प्रोहिबिटेड होते हैं नेशनल पार्क और सेंचुरी में, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या होती है वो कंजर्व हो जाती है या उसको उतना थ्रेट नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज अगर नेशनल पार्क में देखें तो प्रोटेक्टेड जो एरिया नेशनल है इंडिया में, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या फिर बायोडाइवर्सिटी हो गई, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो किसके द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है? तो प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक बोर्ड बनी थी, उसके द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन ये चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है एक स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो इस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है और चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, और इसी के अंदर में फिर एक प्लान आया था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो कि 2002 से 2016 के बीच में था, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को एम्फेसाइज किया गया, पीपल के पार्टिसिपेशन को इसमें प्रमोट किया गया ताकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके और वाइल्ड लाइफ जो है वो और ज़्यादा कंजर्व किया जा सके। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 2002 से 2016 के बीच में, ये याद रहे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट पे हम पढ़ते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट पे बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ्स आते हैं। फॉरेस्ट में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स और ऐसे थ्रेट स्पीसीज मिलते हैं। तो फॉरेस्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है रिजर्व फॉरेस्ट एंड दूसरा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये हम डिटेल में देखते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट का मीनिंग होता है बैन अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर आर इशू, मतलब कि इसमें राइट टू ऑल एक्टिविटीज आर, जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज हो, चाहे हंटिंग हो, चाहे गैदरिंग हो, चाहे ग्रेजिंग हो, चाहे जो भी हो, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है रिजर्व फॉरेस्ट में बैन होती हैं। ठीक है, कोई भी हंटिंग या ग्रेजिंग की एक्टिविटी रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं होने दिया जाता है। लेकिन वही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अगर देखें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि कुछ अमाउंट तक जो हंटिंग ग्रेजिंग होती है उसको अलाउ करते हैं। मतलब इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटेक्टेड एरियाज एंड द रिजर्व फॉरेस्ट इज मोर प्रोटेक्टेड देन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इसमें डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज ओनली दैट रिजर्व फॉरेस्ट इज मोर प्रोटेक्टेड देन द रिजर्व फॉरेस्ट दैट द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो फर्स्ट अगर हम फॉरेस्ट देखें इंडिया में, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट है वो सतपुरा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में। तो अगर ये पूछे कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया में कौन सा था, तो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया में सतपुरा नेशनल पार्क था जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये डिफरेंस है। अगर पूछ ले कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कौन मोर प्रोटेक्टेड है इन द टर्म्स ऑफ द प्रोटेक्शन, तो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर रिजर्व फॉरेस्ट है, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज इसी को बोलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो क्या डिटेल मतलब क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्यों इसको बनाया जाता है, तो इसके बारे में क्या है देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक सपोज कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है जहाँ पे ऐसे स्पीसीज हैं जो कि इंडेंजर्ड हो रहे हैं, इंडेंजर्ड खतरे में आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडेंजर्ड हो रहा है तो ऐसे एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब डिक्लेयर कर देंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो यहाँ पे जो हंटिंग होगा, प्रेडेशन होगा, कंपटीशन होगा, इससे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी और वो स्पीसीज जो है वो कंजर्व हो जाएगा।
और जो एक्सटिंक्शन की तरफ जो बढ़ रहे थे उससे इनको सेफ गार्ड मिलेगी। और बाद में अगर और भी ज़रूरत लगा तो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फिर कन्वर्ट कर देते हैं नेशनल पार्क में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कंजर्व करने का क्या डिफरेंस होता है कि अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उसमें लिमिटेड अमाउंट तक उसमें जो हंटिंग ग्रेजिंग ये सारे अलाउ होते हैं, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेशनल पार्क डिक्लेयर होने के बाद वहाँ पे सारी बंद हो जाती हैं। मतलब कि दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो डिफरेंस है कि नेशनल पार्क में कम्प्लीटली बैन होता है कोई भी हंटिंग ग्रेजिंग, पीपल का वहाँ पे जाना मना होता है इनसाइड, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन इस साल काफ़ी न्यूज़ में था। और इको सेंसिटिव जोन बनता कैसे है, किसके अंडर बनता है, क्यों बनता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इस पर ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। तो सपोज कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, सपोज कोई नेशनल पार्क है और उसको फुली प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि नेशनल पार्क का जो बाउंड्री एरिया है वहाँ पे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्म हो रहे हैं स्पीसीज के सब कुछ। तो ऐसे नेशनल पार्क से लगभग 10 किलोमीटर जोन के एरिया को जो है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जब ये एरिया इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर हो जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलेगी कि लोग जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है एनिमल प्लांट और मैन में, वो सारी कन्फ्लिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो इको सेंसिटिव जोन आया कब था? तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो कि 2002 से 2016 के बीच में चला था, ठीक है। तो इसके अंदर में इको सेंसिटिव जोन को लेके आया गया था अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इको सेंसिटिव जोन को लाया गया था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 के बीच में। तो इको सेंसिटिव जोन वुड मिनिमाइज द फॉरेस्ट डिप्लेशन एंड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। इको सेंसिटिव जोन की वजह से कि एक फॉरेस्ट जो डिप्लेशन हो रहा है वो और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो सारे बैन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद अगर ये इको सेंसिटिव जोन में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको हम पढ़ें तो क्या है? इको सेंसिटिव जोन आर एरिया दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में इसको लेके आया गया था। तो पहला जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड बोला द पर्पज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोज जोन एक्सेप्ट इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पर्पज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इको सेंसिटिव जोन प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन जोन एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर। तो इको सेंसिटिव जोन में एग्रीकल्चर नहीं होते। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन होगा डी, नाइदर वन एंड नॉर टू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व देखो क्या होता है कि इस बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बिग एरिया होता है और एक बायोस्फीयर में कई सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं, इको सेंसिटिव जोन्स हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो कि खाली होते हैं और जहाँ पे ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। तो बहुत सारे ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जहाँ डिफरेंट टाइप के जो है कि ट्राइबल पीपल्स पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है बायोस्फीयर रिजर्व। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि कहाँ पे ट्राइब्स मिलते हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो जो ट्राइब्स मिलते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व्स में मिलते हैं, ठीक है। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम देखें क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है तो कुछ लिमिट तक इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट होंगे? कोर एरिया होंगे, बफर जोन होंगे और ट्रांजिशन जोन होंगे। तो कोर एरिया में क्या होता है कि ऑल एक्टिविटीज़ जो होती ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली बैन, मतलब कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती। कोर एरिया सबसे बीच में होता है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती हैं। सेकेंड होता है बफर जोन। बफर जोन होता है यूज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। बफर जोन सेकेंड जोन होता है जिस पे रिसर्च वगैरह हो सकता है, मॉनिटरिंग हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, ठीक है। और थर्ड होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन एरिया जो सबसे आउटर लेयर होता है, सबसे बाहर का एरिया होता है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे टूरिज्म वगैरह यहाँ पे होता है। तो अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व में घूमने जाता है
तो उसको जो एरिया दिखाया जाता है वो ट्रांजिशन जोन होता है। कोर जोन और बफर जोन में अलाउड नहीं किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है। और इकोलॉजिकली जो ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ पे लोकल पीपल जो होते हैं वो होते हैं, और कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और सेटलमेंट जैसे क्रॉपिंग और फॉरेस्ट्री, ये सारे एक्टिविटीज़ भी ट्रांजिशन जोन में होते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच में। हमने देखा इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे मिलते हैं, कौन से स्टेट में मिलते हैं, उस स्टेट के कौन से एरिया में मिलते हैं, और वहाँ पे की फौना कौन कौन से हैं, फ्लोरा कौन कौन से हैं, हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट के बीच में बाउंड्री शेयर करता है। किसके बीच में? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के बीच में। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट में मिलता है। वेस्टर्न घाट में ये वाला जो रीजन है, वेस्टर्न घाट वाले जोन में ये मिलता है, और 3 स्टेट के बीच में ये बाउंड्री शेयर करता है और काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से फौना मिलते हैं? नीलगिरी टार मिलता है, लैंड टेल मकाक मिलता है। नेक्स्ट आता है नंदा देवी नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में मिलता है, और ये वेस्टर्न हिमालय में मिलता है। हिमालयन वाला जो जोन देखें तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय जो उत्तराखंड वाला जोन है यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर ये मिलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड वाले जोन में बर्फ़ ज़्यादा गिरने की वजह से वहाँ पे स्नो लेपर्ड और ब्लैक बियर मिलते हैं। थर्ड आता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में मिलता है, और तमिलनाडु के कोस्टल जोन में है। तमिलनाडु के कोस्टल जोन में गल्फ ऑफ मन्नार है। और उसके बाद यहाँ पे दुगोंग और सीकाऊ, दुगोंग को ही सीकाऊ बोलते हैं, यहाँ पे मिलता है। ये सवाल इस साल पूछने का चांस है, क्योंकि दुगोंग का एक जो है लिटिल बेबी यहाँ पे मिला है। फोर्थ है नॉकरेक। नॉकरेक जो है मेघालय पार्ट ऑफ गारो हिल्स में मिलता है। नॉकरेक जो है वो गारो हिल्स में मिलता है और ईस्ट हिमालय रीजन में मिलता है, और यहाँ पर रेड पांडा मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉकरेक जो है मेघालय में मिलता है, और मेघालय के जो गारो हिल्स है वहाँ पे मिलता है, और यहाँ पर रेड पांडा मिलता है। तो रेड पांडा कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है ये पता होना चाहिए, दैट नॉकरेक में मिलता है। नेक्स्ट आता है सुंदरवन। सुंदरवन भी बहुत फेमस है। सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल का जो गैंगेटिक, जहाँ पे गंगा रिवर जो है फॉल होती है, यहाँ पे मिलता है डेल्टाई रीजन में। ठीक है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। तो ये रॉयल बंगाल टाइगर्स सिर्फ सुंदरवन में मिलता है। नेक्स्ट है मानस। मानस जो है असम में है, तराई रीजन में, असम के तराई रीजन में, और यहाँ पे गोल्डन लंगूर और रेड पांडा मिलता है। तो रेड पांडा अगर हम देखें तो मेघालय मतलब जितना नॉर्थ ईस्ट वाला जो जोन है वहाँ पे रेड पांडा देखने को मिल जाएगा। 7 है सिंपली पाल। सिंपली पाल उड़ीसा में है, डेक्कन पेनिसुला में। यहाँ पे गौर, रॉयल बंगाल टाइगर और एलिफेंट। तो हमने क्या देखा था कि सिंपली पाल और वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन है वो दोनों आसपास में है। तो रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ भी देखने को मिल जाएगा, और गौर भी देखने को मिलता है। 8वां है दिहांग एंड दिबांग। दिहांग एंड दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, ईस्टर्न हिमालय में। ठीक है, फिर 9वां है पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में मिलता है, सेमी एरिड रीजन में मिलता है। यहाँ पे जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्लाइंग स्क्वायरल कहाँ पे मिलता है, जायंट स्क्वायरल कहाँ पे मिलता है, दोनों मिलते हैं पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में। 10वां आता है अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में मिलता है, मतलब बाउंड्री शेयर करता है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के बीच में। ये जो है कि मैकाल हिल्स से वहाँ पे मिलता है। और कौन से फौना मिलते हैं यहाँ पे? 4 हॉर्न एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग्स, सॉरस, क्रैन, वाइट रम्प्ड वल्चर्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर आता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में मिलता है, गुजरात के डेजर्ट्स में मिलता है, और इंडियन वाइल्ड एस यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, वेस्टर्न हिमालय में, और यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलते हैं। तो हमने देखा कि जो भी ऐसे जोन है जहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा गिरते हैं वहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलते हैं। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, ईस्ट हिमालय में, और स्नो लेपर्ड और रेड पांडा यहाँ पे मिलता है। अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है केरला में और तमिलनाडु के बीच में मिलता है, बाउंड्री शेयर करता है। और अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट में मिलता है, नीलगिरी टार और एलिफेंट्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व।
अंडमान और निकोबार में मिलता है, आइलैंड पे मिलता है ये, और सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है दिब्रू सैखावा। दिब्रू सैखावा जो है ये आसाम में मिलता है और ईस्टर्न हिमालय रीजन में यहाँ पे गोल्डन लंगूर्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है शेषाचलम हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में मिलता है ईस्टर्न हिमालय में। फिर आता है पन्ना। पन्ना इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पन्ना मध्य प्रदेश में मिलता है और कटचमेंट ऑफ एरिया जो रिवर है वहाँ पे मिलता है ये। और उसके बाद आता है टाइगर, यहाँ पे मिलता है टाइगर, साइटिडल, चिकन और सैम्भर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जिस पे इसी के बेस पे हम सॉल्व कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि वो एरिया जहाँ पे ह्यूमन लाइफ भी मिलती है और बायोस्फीयर को भी, बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व किया जाता है, ऐसे एरिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।